आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मक़दम है। आज हमारे साथ ख़ास मुलाकात में मेंबर पार्लियामेंट, कांग्रेस के सीनियर कौमी तर्जुमान, स्टैंडिंग कमेटी के साबिक़ चेयरमैन और मुल्क के मारूफ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब मौजूद हैं। सिंघवी साहब, बहुत बहुत आपका खैर मक़दम है इस ख़ास मुलाकात में और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे नाज़रीन को वक्त दिया है। आपसे बहुत सारी बातें करनी है लेकिन हमारे पास वक्त कम है और इन दिनों अगर हम बात करें तो मुल्क में पंजाब नेशनल बैंक को लेकर एक घपले का बहुत शोर शराबा है। जब वो शोर शराबा सामने आया, 11,400-500 करोड़ जो भी है उसके बारे में बातचीत हुई, नीरव मोदी की बात हुई, तो कहीं से उसमें आपका नाम एकदम से नज़र आने लगा। ऐसा क्यों? देखिए, ये बड़ा व्यापक मुद्दा है। ये देश के लिए बहुत अहमियत रखता है। पीएनबी वाला 11-12 हज़ार करोड़ का, और मैं समझता हूँ उसको आपको थोड़ा और गहराई से देखना चाहिए। लेकिन चूंकि आपने मेरा निजी प्रश्न पहले पूछा है तो मैं उसका उत्तर दूँ आपको। इस सरकार की कुछ आदत सी हो गई है कि बलगराने, बहकाने या किसी रूप से लोगों को एक समझना कि भाई वो लोग घास खाते हैं और इस छोटी छोटी चीज़ों से जो अहम मुद्दा है उसको अवॉइड कर लिया जाए। ये एक प्रवृत्ति जो है ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। देखिए, ये पीएनबी का मुद्दा इतने अहम प्रश्न उठाता है, क्या उसका उत्तर 2 उत्तर हो सकते हैं या 3 उत्तर हो सकते हैं जो अभी तक सरकार ने दिए हैं। एक उत्तर कि राहुल गांधी किसी रिसेप्शन में गए थे इनकी किसी दुकान में। दूसरा उत्तर कि एक कंपनी जिसमें सिंघवी के परिवार के लोग हैं वो लैंडलॉर्ड थी उन प्रेमिसेस की, कमर्शियल प्रेमिसेस की, मुंबई में, जो नीरव मोदी की एक कंपनी 10 साल पहले से, 8 साल पहले से इस्तेमाल कर रही है और पिछली साल छोड़ के चली गई है। वो कमर्शियल प्रेमिसेस हैं, वो बार बार अन्यथा अलग अलग लोगों को दी जाती हैं। नीरव मोदी की किसी कंपनी 2010 में लिया, 2017 में छोड़ दिया। अब एक इतनी महत्वपूर्ण पदासीन व्यक्ति, रक्षा मंत्री देश की, वो एक तोते की तरह कुछ कागज़ दे दें उनको और वो पढ़ने लगें और ऐसे आरोप लगाएं कि भाई ये इनका संबंध है, ये इसमें डायरेक्टर हैं, ये इसमें शेयर होल्डर हैं। तो 17 तारीख को जब ये हुआ तो मैंने एक वक्तव्य दिया था। मैं कलकत्ता में शादी अटेंड कर रहा था और मैं बड़ा आपको व्यापक वक्तव्य दे रहा हूँ, ध्यान से सुने आप। न मैं, न मेरे परिवार का कोई व्यक्ति, न मेरे परिवार से संबंधित कोई कंपनी, न देनदार है न लेनदार है नीरव मोदी, चोकसी या उनकी किसी कंपनी से, न शेयर होल्डर है न डायरेक्टर है। एक कंपनी किसी का किराएदार है तो मजाक आई कई बार हमारे ट्विटर में कि किंगफिशर बियर जो सब लोग पीते हैं तो ज़रूर मालिया वाले मुद्दे पे लिप्त होंगे, या अगर आप कोई जवाहरात ख़रीदते हैं तो आप ज़रूर जो जवाहरात बेच रहा है उसकी हर गलतफहमी और गलत काम से भी तारुफ रखते हैं और उसमें आप मिले जुले हैं। तो इस प्रकार का वाहियात जो है। आपने जवाहरात की बात कही तो वहीं पे आपको फिर इनकम टैक्स नोटिस भी नहीं, मैं दूसरे मुद्दे पे आने वाला हूँ। ये एक मुद्दा था, ये एक मुद्दा जो है अलग है। ये है कंपनी की किराएदार की बात। और इसमें जब मैंने कहा कि ये इतना झूठा है, बेमानी है, तो आपको आश्चर्य होगा कि 17 तारीख के बाद सांप सूंघ गया बीजेपी को। इसका मुद्दा उठाया नहीं किसी ने। अब उसी दिन रात को दूसरी चीज़ होती है। उन्होंने दूसरा आरोप लगाया रात को कि 2014-15 में मेरी बीवी ने जवाहरात खरीदे हैं और ख़ुद माना कि चेक से पे किया है। और उसके बाद कहा कि एक किसी का अननोन कंप्यूटर मिला है, उस पर अननोन लिस्ट मिली है जिसमें लिखा है कि उस चेक पेमेंट के साथ कैश पेमेंट भी हुआ है। तो मैं आपको 4 मुद्दे बताना चाहता हूँ इसमें। ठीक, मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ, न मुझे शौक़ है ये कहने का, न मैं चाहता हूँ कहना, लेकिन व्यवस्था से कह रहा हूँ कि मैं इस देश का कई दशकों से, मेरे हर शब्द को ध्यान से सुने, मेरी कैटेगरी में जो प्रोफेशनल कैटेगरी है सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हूँ, हाईएस्ट टैक्स पेयर हूँ, हाईएस्ट कई अरसों से, शायद दशक से। कई अलग अलग कैटेगरीज में शायद मैं सबसे हाईएस्ट होऊंगा। मेरी बीवी ने 1.5 करोड़ का बिल बना के चेक पेमेंट किया है। वो बात 4 साल पहले ख़त्म हो गई है। इसका क्या संबंध है पीएनबी स्कैम से? अगर उन्होंने कोई कैश पेमेंट किया है, वो कैश पेमेंट आपके कंप्यूटर में मिलता है, आपके कंप्यूटर में आप लिख दें कुछ भी, तो उससे क्या वास्ता है मेरी बीवी का? और ये बताइए मुझे, ये बाद में मालूम पड़ा कि शायद ये 1 वर्ष पुरानी लिस्ट है, उसमें एक ही नाम था सिर्फ।
या सिर्फ उसमें तहसीन मुनव्वर, चूँकि तहसीन मुनव्वर से मेरी बनती नहीं तो उनका नाम चुन के बाहर प्रकाशित कर दिया जाएगा क्योंकि मैं कांग्रेस संबंधित हूँ, तो मेरी बीवी का एक नाम दिखा उनको, उस लिस्ट में किसी और को नोटिस नहीं दिया गया। खैर वो IT नोटिस आया, उसका जवाब देंगे। जवाब बड़ा सरल है, 1 पैसा भी कैश नहीं दिया गया, चेक वहाँ लिखा हुआ है। अगर कोई और अपने कबूतर में कुछ लिखता है उससे मेरा क्या वास्ता है। लेकिन मैं आपको एक द्वेष की भावना, एक समतल की भावना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, अब इस बात को छोड़ें, आप ये निजी बात है, मुद्दा ये है कि इस दौरान आपने क्या किया। क्या आपने देश के हित में श्वेत पत्र रखा, वाइट पेपर? क्या आपने देश के हित में JPC की? आपको पता है पिछली JPC में मनमोहन सिंह जी पेश हुए थे वित्त मंत्री की हैसियत से। उसके बाद एक JPC में यशवंत सिन्हा पेश हुए थे। क्या आपने देश को बताया कि 99.99% ये घपला नीरव मोदी और चोक्सी कंपनीज का 2017 में हुआ है और कुछ हद तक 16 में हुआ है। इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन रहा होगा 2014 के पहले। क्या आपने ये बताया कि, और देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक आदमी बनाता है एक चिट, स्विफ्ट कहते हैं उसको, वो दूसरे को भेजता है, तीसरा अप्रूव करता है, 3 महीने बाद चौथा ऑडिट करता है, उसके 2 महीने बाद 5वां सुपर ऑडिट करता है, 6ठा RBI ऑडिट होता है, और उसके बाद वित्त मंत्रालय के 1600 मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयज़, 1600 एक डिपार्टमेंट में, पूरे वित्त मंत्रालय में नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट में। तो इन सबकी अवहेलना है, कोई ओवरसाइट नहीं है। पूरी चेन जो है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। वो एक दूसरी बात है। आपने इस देश को देखिए, हमारे इतने प्रखर और मुखर प्रधानमंत्री जो इतना ज़बरदस्त ऑडिटरी करते हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। वित्त मंत्री साहब कल बोले हैं 1 हफ्ते बाद, हमको लगा कि शायद वित्त मंत्रालय ट्रांसफ़र हो गया रक्षा मंत्री को, हमको लगा कि शायद वित्त मंत्रालय के कई मुद्दे ट्रांसफ़र हो गए HRD मिनिस्ट्री को। तो देश को आपने इसके लिए, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये तो कोई नहीं कह रहा कि आपने रुपए लिए, लेकिन कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। इस प्रकार के रूप से आप ज्ञान समागम करते हैं, आप बैंक समागम करते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, आप बोलते हैं हर चीज़ शुरुआत हुई प्रॉब्लम की नेहरू के पहले और नेहरू के दौरान। तो क्या ये उत्तर है? आज इस देश में सही जवाबदेही नहीं मिल रही है कि क्यों नीरव मोदी को जाने दिया, क्यों 1 वर्ष से एक्शन नहीं हुआ, क्यों जो रेड अलर्ट दिया RBI के गवर्नर ने स्पीच पे स्विफ्ट पैसे के बारे में, उस पर वित्त मंत्रालय ने एक्शन क्यों नहीं किया? ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति 2 साल से 11,000 करोड़ का एक बैंक की बात है, बाय द वे, अभी तक ऑडिट। अच्छा, एक और मैं बताऊँ, बड़ा रोचक चीज़ है इसमें, जो एक मिनी फ्रॉड हो रहा है, बड़े फ्रॉड के अंदर एक मिनी फ्रॉड हो रहा है जी। वो फ्रॉड ये हो रहा है कि सरकार हर दिन आपको आश्वासन दे रही है, और मेरे को तो आश्चर्य हुआ कि अमित शाह जैसे वरिष्ठ सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ने आश्वासन दिया कि हमने 5-6 हज़ार करोड़ रिकवर कर लिए हैं। आपको याद है तहसीन जी के डिमोनेटाइजेशन के बाद 2 वर्ष तक ये काउंट नहीं कर पाए थे रुपया। जब पार्लियामेंट्री संसदीय समिति ने पूछा तो कहा कि हमको पता नहीं कितना हम काउंट कर रहे हैं अभी तक। ATM में 6 महीने तक रुपया भर नहीं पाए थे, तो 4 दिन में आपने वैल्यू कर लिया कि 6,000 करोड़ का आपने ले लिया रुपया वापस नीरव मोदी के सामान से। ये देश को बरगलाया जा रहा है। सच्चाई ये है कि नीरव मोदी के अकाउंट्स में जो कीमत है, उस कीमत को बताया रिकवर हो गई है। आज अगर उसको आप जवाहरात को बेचेंगे तो शायद 1/3 भी नहीं मिलेगा। तो ये आश्वासन दिया जा रहा है, घपला बड़ा हुआ, हमने रिकवर कर लिया है। रिकवरी की वैल्यूएशन ही नहीं हो सकती 4 दिन में। लेकिन सर, आपको लगता है कि कांग्रेस को एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया है अपने जो पुराने कांग्रेस के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगते थे उनसे बाहर निकलने का? देखिए, इसका एक संस्थापिक पहलू है और एक राजनीतिक पहलू है। निजी पहलू तो सिर्फ एक बरगलाने और बहकाने की बातें हैं। राजनीतिक पहलू निश्चित है, एक बहुत हद तक आम सहमति है पार्टीज़ में, और जिस प्रकार से सरकार की प्रवृत्ति रही है कि डरा के, भड़का के, द्वेष की भावना से चलाना, ये जवाबदेही सरकार में मांगना, संसद में मांगना, मुझे तो संदेह है कि संसद चल पाएगा कि नहीं ठीक से, क्योंकि ये इस पे सही बहस होने नहीं देंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से आप सही हैं कि एक सर्वदलीय आम सहमति है, डिटेल में सहमति नहीं है किस प्रकार से हो, लेकिन एक आम सहमति है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये उठाया जाएगा बार बार, और देश को याद दिलाया जाएगा बार बार कि क्यों गए मालिया साहब, क्यों गए मोदी साहब, क्यों गए चोक्सी साहब, क्यों ये ज़बरदस्त तस्वीर आई। देखिए, आप और हम, मैं सांसद हूँ, मैं सांसद की हैसियत से भी प्रधानमंत्री की किसी गोष्ठी में नहीं जा सकता जब तक कि क्लियरेंस नहीं हो, चेकिंग नहीं हो। तो ऐसा नहीं कि आप किसी कमरे में चले जाएं जहाँ प्रधानमंत्री बैठे हैं और एक गोष्ठी जिसमें कि सर्वोच्च इंडस्ट्रियलिस्ट देश के हैं डेवोस में, वहाँ मोदी जी, अपने छोटे वाले मोदी जी, नीरव मोदी जी पहुँच जाएँ।
तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जवाबदेही चाहिए। लेकिन इसका जो ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। और क्योंकि सिंघवी साहब ने बात भी कही है संसद को लेकर कि इसमें मुद्दा उठेगा, तो इसका मतलब ये है कि अब आगे भी कांग्रेस उस मुद्दे को आगे लेकर जाएगी। लेकिन हम लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद और फिर इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही संजीदा बात हो रही है और बहुत अहम मसले पर बात हो रही है। हम लौट कर आते हैं। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर कौमी तर्जुमान और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब। सिंघवी साहब, आपने जैसे कहा कि अब जब पार्लियामेंट सेशन वगैरह आएगा तो ये मुद्दा रहेगा। अब कांग्रेस को लगता है कि 2019 तक के लिए ये मुद्दा उनके लिए बहुत अहम हो गया है। देखिए, राजनीतिक मुद्दा है अहम, मैंने बताया इसके पहलू, लेकिन साथ साथ दुखद प्रसंग है, संस्थापिक मुद्दा भी है। इसमें आपको सुधार क्या करना है, देश की भी बात है, सिर्फ राजनीति से नहीं चलेगा काम, देश के सुधार की बात है। ये स्विफ्ट मैसेज, क्या आप समझते हैं संभव है कि 3 व्यक्ति इसमें सिर्फ लिप्त हैं? मैं सीधा चार्ज लगा रहा हूँ आपके समक्ष कि क्या संभव है कि मैं उसको इशू करूँ, आप अप्रूव करें और आपका एक सुपरवाइज़र अप्रूव करे, उससे 11,000 करोड़ 7 साल तक चल सकता है? एक शेट्टी एक स्थान पे 7 साल तक बैठ सकता है? तो ये मैं किसी राजनीतिक आरोप को नहीं लगा रहा हूँ, मैं अब संस्थापिक बात, राजनीतिक मैंने बता दी बात आपको। संस्थापिक बात ये है कि कितना ऊंचा गया ये पीएनबी में, ये प्रश्न कोई पूछ रहा है? पीएनबी के वो जो 3-4 व्यक्तियों की आप बात कर रहे हैं, उससे तो 3 गुना ऊपर जा सकता है ये, और उच्च स्तरीय हो सकता है ये। और ये एक बैंक में है या 10 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं? क्योंकि एक एलओयू जब इशू होता है, और ये बड़ी एक अजूबगरीब बात लगी जब मैंने इसकी तहकीकात की कि ये स्विफ्ट मैसेज तो हम सब चाहेंगे। स्विफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। स्विफ्ट मैसेज भेजता है सिंघवी तहसीम को, तो वो मैसेज तो है नॉन औपचारिक है, लेकिन अनौपचारिक ऐसे है कि वो अकाउंट्स में नहीं आता है। तो इतना बड़ा लूपहोल कैसे चल रहा है? स्विफ्ट मैसेज के आधार पे एलओयू होता है। आपके ज़माने में भी चल रहा था, लेकिन रेगुलेटरी ओवरसाइट चाहिए। रेगुलेटरी ओवरसाइट होती है, एक कड़ा एक सिस्टम होता है। और मैं नहीं कहता इसमें कि मेरे और आपके ज़माने की बात है, हमारे ज़माने में भी गलतियाँ हुई होंगी ज़रूर, लेकिन जिस व्यापकता से हुई, और हमने कभी ये कहा कि गलती हुई तो उसका कारण ये है कि कोई किसी का किराएदार था, ये कोई उत्तर है? इस तरह से लोग सोचते हैं ये सरकार में कि लोग घास खाते हैं, लोग बरगला जाएंगे। मूल मुद्दा ये है कि आपकी जवाबदेही अभी तक क्या हुई? आज 1 हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, सिवाय एक वक्तव्य के वित्त मंत्री के 2 दिन पहले आया है, बल्कि कल आया है, मैं तो यहाँ तक याद है। उसके बाद उसके अलावा आपने क्या दिया? एक भाषण दिया है, एक उपदेश दिया है, एक आशा व्यक्त की है, और इस तरह से सिलेक्टिविटी क्या कर रहे हैं आप? आपको लगता है कांग्रेस के साथ इस मामले में दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो आएंगी? ऑलरेडी हैं और आएंगी। जेपीसी को लेकर जैसे तृणमूल कांग्रेस ने जेपीसी में रिजर्वेशन रखा है, उसके तौर तरीके पे जेपीसी में कुछ कार्रवाई जो होती है उसका तौर रिजल्ट तरीके में फ़र्क हो सकता है, मैं इसमें डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर 11,000 करोड़ एक बैंक में 99% 2017-16 में हुआ, तो क्या कोई राजनीतिक संरक्षण था? ये मुद्दा भी तो उठेगा। ये क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के? आप सीधे सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं या पीएमओ पर? मैं राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहा हूँ। जब तक कोई संरक्षण नहीं है किसी उच्च स्तर पे, तब तक ये नहीं हो सकता। और इसलिए क्योंकि इसकी व्यापकता, इसकी साइज़, इसका पैमाना बहुत बड़ा है, और ये एक बैंक का है। आपको ये बताया तो नहीं जा रहा है अभी कि और बैंक में कितना हुआ। इस एलओयू के बेस पे, एक एलओयू बेस पे नहीं, सिर्फ मोदी की बात क्यों है? एक मोदी, नीरव मोदी अकेला आदमी थोड़ी है। इसके आधार पे कितनी जगह और हुआ है। आपने क्या उन बैंक के चेयरमैन के ऊपर जवाबदेही की? आपने क्या ऑडिट के वक्त मीटिंग में पूछा? आपने कौन से अपॉइंट किए थे सो कॉल्ड स्वतंत्र डायरेक्टर्स इन कंपनीज़ में? क्योंकि ये सब हुआ तो 3-4 साल में ही मैक्सिमम। तो इन सब मुद्दों को करें आप, और अगर आप एक सकारात्मक रूप से करेंगे तो मैं समझता हूँ विपक्ष भी इसमें समर्थन देगा, क्योंकि सिर्फ राजनीति नहीं है इसमें। अगर आपने आम आदमी का रुपया लूटा है तो आप कितनी राजनीति करोगे इसमें? चलिए नाज़रीन, यहाँ एक वक्त है मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं और इस बातचीत को जारी रखेंगे। और अब कुछ सियासत में बात करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक से हम बाहर निकलेंगे, चाहे हमारे हाथ में कुछ आए या ना आए, लेकिन लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में इस वक्त हमारे साथ हैं मेंबर पार्लियामेंट और कांग्रेस के सीनियर कौमी तर्जुमान डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब। सिंघवी साहब,
कांग्रेस में राहुल गांधी के आने के बाद अब जो है कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ा इम्तिहान अगर देखा जाए तो कर्नाटक के चुनाव है, तो उसमें कांग्रेस को क्या लगता है? कुछ अभी हमने कहीं खबर पढ़ी कि मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं उनको बहुत कम वहाँ पर टिकट दिया जाएगा और कोशिश ये हो रही है कि जो जो जीत सकते हैं उनकी तरफ इस गौर किया जाए। बहुत ज़बरदस्त फाइट है। कर्नाटक महत्वपूर्ण प्रदेश है। कर्नाटक में मैं नहीं मानता कि बीजेपी का कोई खास वर्चस्व है। मैं समझता हूँ कि 2-3 बिंदु इसमें महत्व रखते हैं। एक तो कि बीजेपी आधार बना रही है विभाजन का, कुछ प्रादेशिक पार्टियों को, कुछ छोटी पार्टियों का दुरुपयोग करके, उनको लुभावन देके, उनको बरगला के वो चाहती है कि वो कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हों और उससे वोट विभाजन हो। तो मैं निश्चित मानता हूँ कि बीजेपी की इस नीति को हमें विफल करना पड़ेगा, ये देख के कि जो एक ब्रॉड सा एक गैर सांप्रदायिक फ्रंट है उसके अंतर्गत एक वोट विभाजन नहीं हो। ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस बिल्कुल इसको मुस्लिम हिंदू के हिसाब से नहीं देखती है। हाँ, ये आपने सच कहा कि इस बार एक बड़े लॉजिकल स्वतंत्र रूप से, ऑब्जेक्टिव रूप से एक ही कसौटी होगी। कसौटी है जीतना। आप आसमान के व्यक्ति हैं या ज़मीन के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जीतने की क्षमता अगर है आपको तो टिकट मिलेगा। नंबर 3, हमारे वहाँ पर दिग्गज नेता है और मैं ये भी मानता हूँ कि कभी कभी उनका एक साथ सिनर्जी का हम पूरा तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। इस बार आप देखेंगे कि सब निर्देशित भी हैं और उसके अलावा एकजुट होकर करेंगे। तो इसलिए, और ये सही भी है, देखिए टिकट मिलना उसको चाहिए जो जीतने की क्षमता रखता हो। मैं टिकट अगर देना शुरू कर दिया कि आप वरिष्ठ नेता है, मैं आपका लड़का हूँ और ये आपके क्लोज है और ये आपकी भतीजी है, तो विनाश निश्चित है। लेकिन सबसे अहम है कर्नाटक में, प्रदेश में कांग्रेस की तरफ बहुत रुझान है। सिद्धरामैया बहुत सफल मुख्यमंत्री सिद्ध हुए हैं। लोकल तत्व हैं, उनके बीच में वोट डिवीजन कांग्रेस से छूट के वो हमको प्रिवेंट करना है। कहा यह गया गुजरात में भी अगर कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर चेहरा दिया होता तो तस्वीर कुछ और होती। तो अब आगे 2019 से पहले जहाँ पर भी इंतखाबात होते हैं, जैसे राजस्थान में आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, ये जो मिड टर्म पोल्स हुए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मध्य प्रदेश में काफ़ी मेहनत की है। अभी फूलपुर और गोरखपुर के भी चुनाव होने हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आपकी तरफ आ गए हैं। तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो अपनी स्ट्रीट लीडरशिप है, उसमें कोई ऐसा चेहरा दे जो आगे? देखिए तहसीन जी, मैं 2-3 चीज़ें स्पष्ट कर दूं। आम नीति कांग्रेस की अधिकतर कभी ये नहीं रही है कि पूर्व घोषित हो, और मैं उस आम नीति से सहमत हूँ। लेकिन बदलाव ये आया है कि पिछले कुछ सालों में नीतिगत रूप पे, लॉजिक के आधार पे कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं प्रदेशों में जहाँ हम समझते हैं कि समीकरण ऐसा है, वहाँ पूर्व घोषणा हुई है। उदाहरण है पंजाब का। लेकिन ये अपवाद है। आजकल आप देखिए कई ऐसे प्रदेश हैं जिसमें बीजेपी ने भी पहले बहुत हल्ला करते थे, प्रदेश आफ्टर प्रदेश में घोषणा नहीं करते हैं। हम गुजरात में लोग खत्म हो गए पूछते पूछते अंत तक, जबकि सत्तारूढ़ एक मुख्यमंत्री थे, तब भी नहीं घोषणा की। महाराष्ट्र में नहीं हुआ। तो ये मैं समझता हूँ नीतिगत होता है। इसके 2 पक्ष हैं। कुछ अल्पसंख्यक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर ये ज़रूरी होता है, लेकिन अधिकतर इससे ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और एक अपनी खुद की एक एम्बिशन हर स्टेट में, हर पार्टी में, हर जगह होती है। तो आप अगर पहले घोषणा कर देते हैं तो कुछ हद तक आप बाकी तबकों को पीछे करते हैं, निराशाजनक करते हैं और उनको आशा नहीं रहती। इसलिए जीतने के बाद भी अगर वो निराश हो तो नहीं, जीतने के बाद ये निर्णय सब जानते हैं कि एक ही बन सकता है। पहले आपको सबको, इस पर सिद्धांत बड़ा सरल है, पहले आपको 2 महीने सब कुछ छोड़ के योगदान देना है पार्टी की तरफ। मैं आपका दुश्मन हूँ या आपका दोस्त हूँ, हमको सबको एक साथ मिलके पहले पार्टी को, अगर पार्टी नहीं आई तो ना दुश्मन को कुछ मिलने वाला है ना दोस्त को मिलने वाला है। और उसके बाद अंततोगत्वा सब एमएलए हाईकमांड के साथ बैठ के निर्णित करते हैं, तब तक आकांक्षाएं स्पष्ट हो जाती है और ये सही भी है। और मैं बताऊँ आपको, राजस्थान में ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग साथ वर्क करें और वो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त बात मैं समझता हूँ वेव है। और आप यही देखेंगे मध्य प्रदेश में, अभी भी देखा आपने, जिन नाम को लिया गया, आपने एक नाम लिया और नाम लिया गया कि आपसी उसमें वैमनस्य है, आपसी द्वेष है, उन्होंने साथ कैंपेन किया है कई जगह, और यही आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की क़यादत में, उनके नेतृत्व में ये सारी अपोजिशन पार्टियां एक नुक्ते पर आ सकती हैं, एक मरकज़ पर आ सकती हैं क्या? देखिए, राहुल गांधी नंबर 2 पे आते हैं। पहले आती है कांग्रेस पार्टी,
और ये बात राहुल गांधी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। आप ये बताइए कि आप नेतृत्व चाहते हैं पूरे देश का एक व्यापक एंटी बीजेपी फ्रंट खड़ा करने का। कौन सी मैं किसी भी पार्टी को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन कौन सी पार्टी, आप आज मजाक उड़ा सकते हैं, कांग्रेस कह सकते हैं हार गई वगैरह, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है इस देश में? अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पे लेना है बीजेपी को, तो निश्चित रूप से पार्टी एक ही है। तो ये प्रश्न आप कैसे उत्तर देंगे? क्या आप कह सकते हैं कि वो प्रादेशिक पार्टी आ सकती है यहाँ पर? नंबर 2, अगर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, जिसका अभी भी फुटप्रिंट और कम से कम हृदय में तो फुटप्रिंट से बहुत ज़्यादा है, हम पावर में इतने प्रदेशों में नहीं रहे हों, लेकिन अभी 3-4 साल पहले हम बहुत प्रदेशों में थे, तो उस एक पार्टी जिसका राष्ट्रीय फुटप्रिंट है, उसके लीडर निश्चित रूप से राहुल गांधी हैं। तो इसमें दो राय क्या है? अब राहुल गांधी उसमें रिस्क भी लेते हैं क्योंकि वो लीडर हैं, उनको लीड करना है और जीतना है, लेकिन वो अपनी रिस्क लेके अपने आप आगे आए हैं। तो इसमें अब ये अलग बात है कि चुनाव के बाद कोई ऐसा समीकरण बनता है जिसमें 2019 में आप लोग अलग अलग लड़ना चाहेंगे, क्या एक जगह आके कुछ इस तरह का कुछ? निश्चित रूप से 2019 की नीति ही नहीं, उसके पहले की नीति भी, प्रादेशिक स्तर की नीति भी ये है कि आप प्रदेश के स्तर पे लड़िए, क्योंकि वहाँ एक लड़ाई अलग है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे यानी संसदीय क्षेत्र के लिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि बीजेपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वोट डिवीजन से। और इसमें मैं आपको एक बात कह के भी बात खत्म करूँगा, आपका समय कम है। 2 तरह की झगड़े होते हैं, एक होता है सीधा मेरे और आपके बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। उसमें आप देखें कि ज़्यादातर सीधा रिजल्ट आता है और वहाँ बीजेपी घबराई भी है। वो प्रदेश है राजस्थान, वो प्रदेश है मध्य प्रदेश, वो प्रदेश है छत्तीसगढ़, और बहुत हद तक वो प्रदेश है कर्नाटक, लेकिन पूरी तरह से नहीं। दूसरा है जहाँ बीजेपी फ़ायदा उठाती है वोट डिवीज़न का। यूपी में एसपी बीएसपी हमको लड़ा देती है, उड़ीसा में कोई और नीति, विशेष रूप से बंगाल में। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि मैं आपका बंगाल में दोस्त हूँ, लेकिन बंगाल की राजनीति अलग है। असेंबली के बाद लड़िए, और ये तो बार बार होता है, बीजेपी ने किया है, असेंबली में लड़ो और संसद में साथ रहो। तो हम क्यों नहीं बनाए ये नीति? ये नीति आवश्यक है, ये ज़रूरी है, और यही बात से बीजेपी घबराई भी। और आज मैं समझता हूँ 70% से ज़्यादा इसमें आम सम्मति है सभी बीजेपी नॉन एनडीए नॉन बीजेपी पार्टियों में। ये आखिरी सवाल आपसे कि 2019 को लेकर कांग्रेस कितना ज़्यादा जो है अपने अंदर बहुत उम्मीद लिए हुए है? जीवन उम्मीद और आशा पे चलता है। राजनीति तो जीवन का छोटा हिस्सा है। उम्मीद नहीं है, सिर्फ जोश है, हौसला है, एक दिशा है, गति है। और हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन जब बदलाव होता है तो एक गति बदलती है, दिशा बदलती है, ऊर्जा बदलती है। आप ये बताइए सच बोल के कि आपको पिछले 6 महीने में फ़र्क नहीं लग रहा है एक गति और ऊर्जा में? अब वो हमेशा एक समावेश होता है 2 चीज़ों का, जो हमने कई सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। एक दिखाया है एकजुटपना जनता जनार्दन को, साथ साथ जो ब्लंडर्स किए हैं सरकार ने, इन दोनों का कहीं ना कहीं समावेश होता है, उससे इक्वेशन बनता है। तो निश्चित रूप से ये आशा एक सिर्फ मस्तिष्क की आशा नहीं है, ये ठोस तत्वों और तथ्यों के आधार पर बनी आशा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि आपने कहा कि संसद में आप पीएनबी मसले को बहुत सख्ती के साथ उठाएंगे, तो सड़क पर भी ये उतरेंगे? ये मुद्दा अखिल भारतीय है, ये मुद्दा राजनीतिक है, ये जिला का मुद्दा है, ब्लॉक का मुद्दा है, क्योंकि आम आदमी का पैसा है ये, और ये मुद्दा प्रदेश का है, ये मुद्दा निश्चित रूप से संसद का है, ये अखिल भारतीय मुद्दा है। ये वास्तविकता देखिए, किसी ने चलाया ये कार्टून कि आपने इतने क्रिमिनल प्रोसीडिंग देखी, हमारा नाम बदनाम किया, लेकिन वहाँ कन्विक्ट तो हुए। एक क्राइम का प्रोसीडिंग चला 2G में, एक चला किसी और में, एक्शन तो हुआ। यहाँ पर किस प्रकार के आपको एक्सप्रेशन मिल रहे हैं? कोई एक्शन नहीं, बचाव, प्रोटेक्शन, छुपाना, बरगलाना, डाइवर्ट करना, डिफ्लेक्ट करना। तो ये मुद्दे उठेंगे, और जब तक ये सेलेक्टिविटी और द्वेष की भावना से जो सरकार काम करती है वो नहीं हटेगा, तब तक ये मुद्दे उठते रहेंगे। शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब का कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और ख़ास मुलाकात में वैसे बहुत कुछ पूछने, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन ये बात तो तय है कि पीएनबी घपले को लेकर कांग्रेस के तेवर बहुत सख्त हैं, और न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि सड़क पर भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का यही मानना है कि मुद्दा जो है आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे ख़ास मुलाकात में हाजिर हूँ। आदाब।